जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 12 फरवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों। ये हमारा 13वां एपिसोड है दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फ़ायदा हो। और आपको कमेंट भी करना है आपको वीडियो कैसा लगता है दोस्तों। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अभी 2024 का इसका जो थीम है, 2024 का जो थीम रखा गया इसका, दालें दालें पौष्टिक, मिट्टी और लोग, ये इसका थीम रखा गया है। दालें पौष्टिक मिट्टी और लोग 2024 का थीम रखा गया दोस्तों। याद रखना है आपको, 2016 से इसकी शुरुआत होती है। 2016 शुरुआत होती है विश्व दलहन दिवस की। और जो है 2016 को याद रखना है कि दाल वर्ष मनाया गया था। दाल वर्ष के रूप में मनाया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा प्रश्न इतना था कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? दलहन दिवस तो 10 फरवरी को। दलहन का संबंध सीधे सीधे दाल से है दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखना है। और दाल जो है प्रोटीन का सोर्स होता है। दाल से हमें क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ फरवरी के हम इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल डिवार्मिंग डे। नेशनल डिवार्मिंग डे मनाया जाता है। डिवार्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। उसके बाद 4 फरवरी को जो है दोस्तों, 2 फरवरी को आप जानते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को जो है, 4 फरवरी को दोस्तों ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसी दिन जो है सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। सरोजनी नायडू का जन्म, और इन्हीं की याद में जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 28 फरवरी को आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको वीडियो अंत तक देखना है। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? ये प्रश्न है। विश्व बैंक है, AFD है, WTO है, A&B है। इस प्रश्न का राइट आंसर A&B है। विश्व बैंक भी है दोस्तों। ये AFD जो है ये जर्मनी की है। ये दोस्तों जो है 4 साल के लिए ये योजना है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 4 साल के लिए योजना है दोस्तों। 4 साल के लिए योजना है। ये जो है कितना इसमें खर्च होगा दोस्तों? कितना होगा खर्च? 6,000 करोड़ रुपया होगा। 6,000 करोड़ रुपया होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं है। केंद्र सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये जो है मत्स्य पालक के लिए है दोस्तों। मत्स्य पालक के लिए योजना है। मत्स्य पालक के लिए योजना है। और इसमें जो है 2 संस्थाएं यहाँ पर सहयोग कर रही है। ये विश्व बैंक और AFD, इन दोनों का 3,000 करोड़ रुपया होगा। 6,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपया इनका होगा। और बाकी का जो 3,000 करोड़ रुपया जो है दोस्तों, बाकी 3,000 करोड़ रुपया जो है ये लाभार्थी से वसूला जाएगा। इसमें
लाभार्थी से वसूला जाएगा। इस योजना में जो है ऋण देने का काम होगा, ऋण दिया जाएगा। और याद रखना है किसानों को लोन मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। तो किसान को इसमें ऋण मिलेगा और रोजगार मिलेगा। 6,000 करोड़ रुपए की जो है ये योजना है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई पैसा नहीं है। 3,000 करोड़ रुपया विश्व बैंक और एफडी का है, और 3,000 करोड़ रुपया जो है ये लाभार्थी से लिया जाएगा, वसूला जाएगा। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर हमारा अतः ए और बी हो जाएगा। कुछ हम योजना देख लेते हैं दोस्तों, योजना से सवाल है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजना भी हम देख लेते हैं। पीसी कल्चर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य से होता है, मत्स्य पालन से होता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, विटीकल्चर। अंगूर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। सब्जियां जो उगाई जाती है इसको ओलेरी कल्चर कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है, कल्चर, ओलेरी कल्चर। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, केचुआ पालन की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है केचुआ पालन की खेती को। यहाँ पर दोस्तों विश्व बैंक आ गया है, आपको ध्यान रखना है। अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष है, विश्व बैंक के अजय बंगा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। WHO आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो है एक बात और ध्यान नोट कर लीजिए दोस्तों, 8,000 रुपया जो है ये सालाना राशि हो गया है। अभी वर्तमान में जो राजस्थान में बजट हुआ था, पारित हुआ था, इसी में हुआ है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का जो राशि दिया जाएगा राजस्थान सरकार में जो है ये 8,000 दिया जाएगा, 8,000, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना है दोस्तों, WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक है, एम्स दिल्ली है, नीमहंस है, इसरो है। तो ये नीमहंस को सम्मानित किया गया है, नीमहंस को सम्मानित किया गया है। ये नीमहंस क्या है आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये अवार्ड कब दिया जाएगा, तो ये 18 जुलाई को दिया जाएगा दोस्तों, ये 18 जुलाई को दिया जाएगा। क्यों 18 जुलाई को दिया जाएगा, क्योंकि यही 18 जुलाई को जो है ये नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के हैं, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेल्सन मंडेला का जन्मदिन हुआ था और इसलिए 18 जुलाई को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नीमहंस को अवार्ड दिया गया है। नीमहंस क्या है, तो ये नीमहंस जो है दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान है, तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका संस्थान, तंत्रिका संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। और यही है नीमहंस, और इसी नीमहंस को जो है ये अवार्ड दिया जाने की घोषणा हो गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2012 में इस नीमहंस संस्था को जो है राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था, राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। अतः हमारा प्रश्न का उत्तर जो है नीमहंस हो जाएगा। यहाँ पर इसरो है दोस्तों, इसरो की स्थापना आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969। और इसका हेडक्वार्टर जो है बंगलुरु में है, बंगलुरु में, याद रखना। यहाँ पर नेल्सन मंडेला की बात आ गई है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इनकी चर्चित पुस्तक जो है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी चर्चित पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसको अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, डॉक्टर रवि कन्नर को,
डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना है। और फर्स्ट विनर जो है ना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के फर्स्ट विनर ये विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित ये हैं। इनको 1958 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बुकर पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों। बुकर पुरस्कार के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है दोस्तों। फर्स्ट भारतीय जो हैं जिनको बुकर पुरस्कार मिला था ये वी.एस. नायपॉल हैं, वी.एस. नायपॉल हैं, याद रखना है। राइटर हैं इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट इन्हीं की पुस्तक है, इन ए फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट इन्हीं की पुस्तक है, ये भी ध्यान रखना है, वी.एस. नायपॉल। और फर्स्ट भारतीय महिला अरुंधति राय है, अरुंधति राय हैं, ये इनको मिला है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था दोस्तों कि हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो निमहंस को। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 हमारा है, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर लिया है, टाटा समूह, अडानी समूह, बिरला समूह, रिलायंस समूह। ये टाटा समूह ने किया है दोस्तों, टाटा समूह ने, ये वही टाटा कंपनी है जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्राप्त कर लिया है, ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने ऐसा किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला ये समूह है दोस्तों, इसमें 24 कंपनी लिस्टेड हुई है, 24 कंपनी लिस्टेड हुई है इसमें, टाटा समूह में, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। अभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कंपनी की जो चर्चा आती है तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड 5 ईयर जो प्लानिंग हमारा था, योजना आयोग, उसी के तहत जो है भिलाई, राउरकेला और छत्तीसगढ़, भिलाई, राउरकेला और छत्तीसगढ़ में जो है ये कंपनी स्थापित हुई थी, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बोकारो जो है ये झारखंड में है, बोकारो स्टील कंपनी कहाँ पर है, झारखंड में है। और इसकी स्थापना दोस्तों ये थर्ड 5 ईयर प्लान में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, थर्ड 5 ईयर प्लान में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में कि हाल में जो है, हाल फिलहाल में भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी अभी हाल फिलहाल में कितनी है भारत में, तो ये 13 है, 13 है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और नवीनतम कौन है इसमें से, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये नवीनतम महारत्न कंपनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स। चौथा आंसर बिल्कुल सही है, चेन्नई सुपर किंग्स को जो है ये एतिहाद एयरलाइंस ने खरीद लिया है दोस्तों। ये एतिहाद क्या है, तो ये एयरलाइंस है, ये खाड़ी देश का एयरलाइंस है, एतिहाद जो है ये खाड़ी देश का एयरलाइंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, खाड़ी देश का एयरलाइंस है दोस्तों। और ये बेस्ट एयरलाइंस भी माना जाता है, वर्ल्ड का ये बेस्ट एयरलाइंस की श्रेणी में आता है, बेस्ट एयरलाइंस की श्रेणी में आता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसने भी हाल फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग्स को खरीद लिया है, IPL की नंबर 1 टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो है कि दोस्तों ये 5 बार की विजेता भी रही है, जो CSK है
चेन्नई सुपर किंग्स ये 5 बार IPL जीती है और इसको एतिहाद ने अभी हाल फिलहाल में खरीद लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर अगर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, CSK का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ है, अभिनेत्री हैं ये, और यही जो है इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। ये बात ध्यान रखना है आपको। अभी IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, तो ये मिशेल स्टॉर्क है। मिशेल स्टॉर्क है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 24.75, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 24.75 करोड़ में बिके हैं और ख़रीदने वाला कौन है, KKR है, कोलकाता नाइट राइडर है, ये खरीदने वाला है। अवार्ड एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ICC वनडे प्लेयर अवार्ड। ICC वनडे प्लेयर अवार्ड, ICC वनडे प्लेयर अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है T20 के लिए जो दोस्तों ये सूर्य कुमार को सम्मानित किया गया, सूर्य कुमार को। उसके बाद टेस्ट मैच के लिए जो है ये सम्मानित किया गया है उस्मान ख्वाजा को। और जो है कि दोस्तों यहाँ पर वनडे के लिए विराट कोहली को, वनडे में विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। ये तीनों जो है ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर क्रिकेटर अवार्ड में आता है दोस्तों, और इनको सम्मानित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट का प्रश्न है दोस्तों, कुछ हम जो है ट्रॉफी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो भी क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी ये भी क्रिकेट है। ईरानी ट्रॉफी अगर क्वेश्चन आता है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी बहुत फेमस ट्रॉफी है क्रिकेट से ही संबंधित है। आपको ये भी ध्यान रखना है विजय हजारे ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है। और CK नायडू ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न इतना था दोस्तों कि एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स का। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। आंध्र प्रदेश का भी किया है दोस्तों, और उड़ीसा की जनजाति और जाति को किया है। असम नहीं है, गलत है। A और B जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। A और यहाँ पर A और B। देखते हैं दोस्तों किस किस जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। देखते हैं दोस्तों, ये बिल जो है पारित हो चुका है, 2024 बिल SC/ST के संशोधन के लिए। इसमें जो आंध्र प्रदेश की जो यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं इसमें सम्मिलित की गई हैं, आपको नोट कर लेना है। बोंडो पोरजा है, खोंड पोरजा है। पोरजा से नाम है, बोंडो पोरजा है, उसके बाद खोंड पोरजा है, उसके बाद जो है दोस्तों कोंडा सवारस। ये सब जनजातियां जो आंध्र प्रदेश की है और इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। बिल पारित हो चुका है, एक्ट बनने वाला है। याद रखना ये ST की जनजातियां हैं तीनों आंध्र प्रदेश की। उड़ीसा की बात करेंगे दोस्तों, तो उड़ीसा की जो है यहाँ पर पौरी भुइयाँ हैं, चुक्तियाँ हैं दोस्तों, भुजिया है, बोंडो है। इसमें एक और है दोस्तों, मनकेड़िया है। और इसके साथ अन्य 46 जो हैं जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, उड़ीसा से जो है ये पौरी भुइयाँ हैं, चुक्तियाँ हैं, भुजिया बोंडो है, मनकिड़िया हैं और 46 अन्य जाति को सम्मिलित किया गया है। जम्मू कश्मीर से भी एक जाति को सम्मिलित किया गया है दोस्तों ST में। ये वाल्मीकि समुदाय को ST में सम्मिलित किया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SC/ST की सूची सम्मिलित, प्रश्न का आंसर आंध्र प्रदेश उड़ीसा दोनों है, D है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। कुछ जनजाति देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले कुछ जनजाति देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है जारवा सेंटलिज जनजाति, जारवा सेंटलिज जनजाति कहाँ की है, तो अंडमान निकोबार की है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, झारखंड की जनजाति संथाल मुंडा होइया, संथाल मुंडा हो और उइया, ये कहाँ की है, तो ये झारखंड की जनजातियां हैं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, चेंचू, चेंचू जो है ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। चेंचू आंध्र प्रदेश की जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कथोड़ी राजस्थान की है दोस्तों, एग्जाम में कथोड़ी आता है। कथोड़ी कहाँ की जनजाति है, तो ये राजस्थान की है, राजस्थान की जनजाति है कथोड़ी। मोपला केरल का है, बहुत फेमस है मोपला। मोपला विद्रोह भी आप जानते हैं 1921 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, बोडो असम की जनजाति है, बोडो असम की जनजाति है, असम की। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है, सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने इस पहल को शुरू किया है दोस्तों। और जो दोस्तों आपको पता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा है दोस्तों। इस सारथी पहल के तहत क्या होगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है तीन पहल इसमें शुरू किया गया है, तीन पहल शुरू किया गया है। पीएम फसल योजना बीमा योजना शुरू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना, बीमा योजना का तीन पहल जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला पहल की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें LMS है, LMS आप जब देखिएगा इंटरनेट में भी देखिए तो LMS आएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसानों के प्रशिक्षण के लिए ही है, किसानों के ये प्रशिक्षण के लिए है ये LMS। उसके बाद इसमें दूसरा जो है दोस्तों ये है KRPH, KRPH है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये कृषि रक्षक पोर्टल है। KRPH कृषि रक्षक पोर्टल है, किसानों की शिकायत के लिए है ये, किसानों के शिकायत निवारण के लिए ये है, किसानों की शिकायत निवारण के लिए है, निवारण के लिए। और तीसरा जो है ये सारथी है, सारथी है तीसरा पहल जो है ये सारथी है। और ये आपदा में बीमा कवरेज के लिए है, आपदा में बीमा कवरेज के लिए, बीमा कवरेज के लिए। और यही हमारे से प्रश्न था कि सारथी पहल, यही सारथी पहल जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये कृषि एवं किसान मंत्रालय। इसके साथ और दो पहल जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं दोस्तों, ये दो पहल कौन कौन से हैं, तो LMS जो मैंने अभी आपको बताया है, और दूसरा KRPH है, KRPH। ये तीनों पहल कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये PM फसल बीमा योजना के तहत शुरू किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सहकारिता मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में, तो ये भी ध्यान रखना है अमित शाह के पास है। और प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है भारत के, तो ये अमित शाह ही हैं, अमित शाह हैं, याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों रक्षा मंत्रालय दिया, रक्षा मंत्रालय किसके पास है आपको ध्यान होना चाहिए, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, राजनाथ सिंह के पास है। और महिला विकास मंत्रालय किसके पास है, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी के पास है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। कुछ पहल यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कुछ पहल देख लेते हैं हम। उद्गम पोर्टल जो है, उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है, उद्गम पोर्टल आपको ध्यान होना चाहिए। और ये लावारिस धन के लिए, लावारिस धन के लिए लॉन्च किया है। सुस्वागतम पोर्टल, क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है सुस्वागतम पोर्टल या फिर सुपेश पोर्टल या फिर फास्टर पोर्टल, ये तीनों पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है,
ये भी ध्यान रखना है। इनकोर एप, इनकोर एप, इनकोर एप या फिर सीवीजी वेब, सीवीजी एप, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों निर्वाचन आयोग ने किया है। निर्वाचन आयोग ने किया है ये इनकोर ऐप और सीवीजी ऐप, निर्वाचन आयोग ने किया है। एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए दोस्तों, ई साक्षी ऐप, ई साक्षी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो MPLADS ने लॉन्च किया है। क्या होता है MPLADS? तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, M से मेंबर, P से पार्लियामेंट, L से लोकल हो जाएगा, A से एरिया, D से डेवलपमेंट और A से स्कीम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ने लॉन्च किया है। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस, जैक्सा। ये नासा ने किया है दोस्तों। नासा कहाँ का मिशन है? आपको पता होना चाहिए कि यूएसए का है ये। नासा जो है ये दोस्तों यूएसए का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूएसए का है नासा, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया है ये फाल्कन 9 किसकी जो है? ये फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी का है दोस्तों। फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी का है, स्पेस एक्स कंपनी का है। ये भी यूएसए की कंपनी है। और यही फाल्कन 9 से इसरो ने भी GSAT-20 लॉन्च किया है हाल फिलहाल में। GSAT-20 लॉन्च किया है इसी फाल्कन 9 से, रॉकेट से, याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो स्पेस मिशन किस लिए लॉन्च किया है आपको ये भी पता होना चाहिए। वायुमंडल महासागर की जलवायु जीवन की स्टडी के लिए। वायुमंडल और महासागर की जल जीवन स्टडी के लिए ये लॉन्च किया है स्पेस मिशन। यहाँ पर दोस्तों है रॉसकॉस्मोस, कहाँ का है? ये रूस का है। इसरो इंडिया का है। ये यूएसए का है नासा। और जैक्सा जापान का है। रॉकेट प्रक्षेपण के संस्था जो है जैक्सा जापान का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। LPEX मिशन दोस्तों, LPEX मिशन अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। ये किसके के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये इसरो प्लस जैक्सा दोनों को मिल करके, इसरो प्लस जैक्सा दोनों ने मिल करके LPEX मिशन लॉन्च किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आपको वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपको एक प्यारा सा कमेंट भी करना है दोस्तों। समताप मंडल में ही दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओजोन परत क्या करता है? ओजोन परत आपको ये भी पता होना चाहिए, O3 इसको कहते हैं। O3 ओजोन परत अल्ट्रा वायोलेट रेज को जो है ये रोकता है दोस्तों, रोकता है। यही अल्ट्रा वायोलेट रे है जिसके कारण कैंसर बीमारी होती है। तो जीव जंतु को जो है यहाँ पर मनुष्य जगत हो या फिर प्राणी जगत हो, सबको जो है ये राहत प्रदान करता है। प्रश्न हमारा था कि महासागर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न हमारा 9 है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउ जॉक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? सुनील छेत्री, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या फिर R प्रज्ञानंद। ये नीरज चोपड़ा की प्रतिमा लगाई गई है। ये आइस पैलेस में लगाई गई है दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये वही जंग फ्राउ जॉक है दोस्तों, ये वही जंग फ्राउ जॉक है जो स्विट्जरलैंड देश में है। और इसको जो है यूरोप का शिखर कहा जाता है। यूरोप का शिखर
यूरोप का शिखर इसी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर एक पट्टिका लगाई गई है, पट्टिका लगाई गई है नीरज चोपड़ा की दोस्तों, नीरज चोपड़ा की। याद रखना है, नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हैं, भाला फेंक हैं, भारतीय भाला फेंक हैं। और अभी जो है, अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो दोस्तों आपने देखा था, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 का ओलंपिक था, 2021 में हुआ था। यहाँ पर इन्होंने 7 अगस्त 2021 को, 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक करके जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली ये दूसरे व्यक्ति बन गए हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। और 7 अगस्त को इसीलिए जो है अभी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच दोस्तों ये जो हैं मैत्री राजदूत भी हैं, नीरज चोपड़ा मैत्री राजदूत हैं, नीरज चोपड़ा। पहला जो है व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल किसको मिला था दोस्तों, ये 2008 का बीजिंग ओलंपिक है, बीजिंग ओलंपिक में, जिसमें अभिनव बिंद्रा को 10 मीटर एयर लाइफर में, 10 मीटर एयर लाइफर में जो है फर्स्ट गोल्ड मिला था। और सेकंड नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर अगर क्वेश्चन आता है, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है, एमएस धोनी है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ ये ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। तो प्रश्न हमारा केवल इतना था दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजॉक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है, तो ये नीरज चोपड़ा की लगाई गई है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की कहाँ लगाई गई दोस्तों मूर्ति, वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में लगाई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, या फिर ए एंड बी दोनों हैं। इसमें भारत भी विजेता घोषित हुआ है और बांग्लादेश। ऐसा पहला जो है दोस्तों मैच है जिसमें दो देश जो है एक साथ विजेता घोषित हुए हैं, भारत और बांग्लादेश, ए और बी दोनों हैं। सेफ अंडर देख लेते हैं दोस्तों, सेफ अंडर-19 है। ये अंडर-19 कहाँ हुआ था, ये ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और जो फाइनल में इंडिया व बांग्लादेश खेले हैं, इंडिया बांग्लादेश फाइनल खेले हैं मैच, और दोनों के दोनों विजेता घोषित किए हैं कुछ किसी कारणवश। याद रखना है आपको। बांग्लादेश की बात करेंगे दोस्तों, बांग्लादेश से भारत को टच करने वाले भारत के कितने स्टेट हैं, तो 5 स्टेट हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, 5 स्टेट हैं। ये जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल है, उसके बाद मेघालय है, ये भी ध्यान रखना है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 5 स्टेट जो है बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और शून्य रेखा किसके मध्य है दोस्तों, शून्य रेखा आता है, जीरो लाइन आता है क्वेश्चन। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है, ये भी ध्यान रखना है। 3 बीघा कॉरिडोर से प्रश्न आ सकता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसके बीच, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और ये जो है 100वां संविधान संशोधन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में मैत्री पाइपलाइन शुरू किया गया है दोस्तों, मैत्री पाइपलाइन डीजल सप्लाई के लिए, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही है। याद रखना है इस बात का भी। फिट इंडिया आंदोलन, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए। फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर
बनने वाले नरेंद्र कुमार यादव, नरेंद्र कुमार यादव जो हैं ये पहले सिविल सेवक बन चुके हैं, पहले सिविल सेवक बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न केवल हमारा प्रश्न इतना था दोस्तों कि बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का कौन विजेता है, तो ये भारत भी है और जो है कि ये बांग्लादेश भी है, भारत और बांग्लादेश दोनों हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।